Yes, I'm finally driving it. This is द नई नवेली मारुति सुजुकी बलेनो, जो कि मारुति सुजुकी के नेक्सा लाइनअप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स के मामले में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी यही है। इनफैक्ट प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यही है। इसीलिए ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री, किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, मारुति के पर्सपेक्टिव से या इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। बट ऑफ लेट कुछ कंपटीशन ये फेस कर रही है, कुछ ढंग का कंपटीशन इसको देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी विद इन 6 ईयर्स इसका एक न्यू जनरेशन तो नहीं बुलाऊंगा, ऑल्दो वो से न्यू एज बुला रहे हैं, बट इसका एक मेजर अपडेट लेकर आए हैं जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो क्या ये सारे चेंजेस इसकी प्रीमियम पोजीशनिंग को बेहतर करते हैं और इसकी मार्केट पोजीशन को बेहतर करने में मदद करेंगे, वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, खमागणी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग अस इन स्टूडियो एंड हियर्स एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी बलेनो और द न्यू एज मारुति सुजुकी बलेनो। Got it all in control. Now I know what I want, like a natural woman. You know I'm not a girl anymore. Alright, so how does it look? The new age Baleno जो है वो कैसी लगती है? मेरे हिसाब से सिलुएट या लुक्स, जो वो एक शेप जो होता है उसके मामले में आप दूर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया बलेनो ही है। बट बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, मोटे मोटे बदलाव मैं आपको बताता हूँ। अगर डिटेल में जानना है तो हमारा लॉन्च वाला वीडियो देख सकते हो। बट मोटे मोटे बदलाव, ग्रिल आपको कंप्लीट नई नजर आती है, यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल, एलईडी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं टॉप एंड ट्रिम्स के अंदर। लोअर वेरिएंट में भी इनफैक्ट आपको हैलोजन प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, बेस वेरिएंट में भी आपको हैलोजन प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बाकी एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट जो है, इनकी शेप बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो शेप आप देख रहे हो, जो नया डिज़ाइन लैंग्वेज देख रहे हो, वो नेक्सा की बहुत सी कार्स में आप देखोगे, इंक्लूडिंग जो सियाज का अपडेट आएगा उसमें भी। बाकी एलईडी फॉग लैम्प जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हालांकि जो लोअर ट्रिम्स है उनमें फॉग लैम्प मिलता ही नहीं है, सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे भी हल्का सा क्रोम का इस्तेमाल, बम्पर भी ज़्यादा शार्प आपको नजर आ रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो काफ़ी शार्प नजर आ रही है, जो कि इसे थोड़ा सा अप मार्केट लुक के साथ साथ स्पोर्टी लुक भी दे रही है। साइड में अगर आप आओगे तो साइड में एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मोर लेस मुझे सेम लग रहा है। टायर साइज़ की अगर आप बात करोगे तो 195/55 16 इंच है। स्पेयर व्हील जो है वो स्टील व्हील मिलेगा और 15 इंच का आपको मिलेगा, क्योंकि लोअर वेरिएंट जितने भी होंगे शायद से उनमें आपको 15 इंच के व्हील्स ही मिलने वाले हैं। बाकी साइड से आपको बहुत ज़्यादा जो इससे प्रीवियस मॉडल था उसके जैसी ही लगेगी। रेयर की अगर बात करें तो वहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स मिलती है और एक्सटेंडेड टेल लैंप्स आपको दी गई है, जो कि इसे ज़्यादा बेहतर लुक देती है मेरे हिसाब से। बाकी बूट स्पेस 318 लीटर, लगभग 300 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, जो कि ठीक एक अच्छा खासा साइज़ है फॉर अ प्रीमियम हैचबैक और फॉर अ हैचबैक ओवरऑल। तो यही कुछ चेंजेस आपको ओवरऑल देखने को मिलते हैं। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुक्स। तो आपको पसंद आया नहीं है पसंद आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट उससे इंपॉर्टेंट जो सवाल बहुत से लोग पूछ रहे थे हमसे कि क्या शीट मेटल बेहतर हुआ है, क्या पतरा जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या वो बेहतर हुआ है? तो यस, पहले से ज़्यादा बेहतर मुझे देखने में लग रहा है। और ओवरऑल वेट भी जो गाड़ी का वो बड़ा है। शीट मेटल 1-2 ग्रेड अगर आप ऊपर कर देते तो वेट बढ़ जाता है, और फिर देखिए दरवाजे में वेट भी जो है वो ज़्यादा बेहतर आपको लगने वाला है। ओवरऑल गाड़ी का वेट शायद 55 किलो बड़ा है, बट उसमें जो वेट इंप्रूवमेंट है उसमें इंजन का भी पार्ट है। पहले जो इंजन आता था एसएचवीएस वाला, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये वही इंजन है जो कि आपको डिज़ायर और जो स्विफ्ट है उसमें मिलता है। परफॉर्मेंस की बात हम थोड़े आगे करेंगे, बट हाँ, इंजन में आपको स्टार्टर जनरेटर दिया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल 15 किलो के आसपास इंजन का वेट बढ़ा है। और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से ओवरऑल वेट इंप्रूवमेंट हुआ है। ये जो बूट का दरवाज़ा है उसका वेट भी आपको ज़्यादा नज़र आएगा और ओवरऑल मटेरियल थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा। प्लेटफॉर्म या चैसी के वेट में कोई बदलाव हुआ है एक्चुअली कंपनी ने कुछ कमेंट नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि शायद चैसी को मोर लेस सेम ही रखा गया है। अदरवाइज वो डेफिनेटली एक चीज़ थी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट में आती। बट आई होप जब क्रैश टेस्ट हो इसका तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे पहले से, और वो प्लेटफॉर्म में स्टेबिलिटी जो कि इन्होंने लेटेन एंड कैप में अचीव की थी वो सेम हमको यहाँ पर भी देखने को मिले। अब बात करते हैं इंटीरियर की। जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी अनफेमिलियर फीलिंग है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत टाइम से ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन, सेम टच स्क्रीन,
सेम लेआउट, सेम क्वालिटी लेवल्स ये सब देख रहे थे मारुति की कार्स में, बट अब फाइनली नेक्सा के साथ में ये कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रीमियम टच देने की कोशिश करें, और वो चीज़ आपको डिज़ाइन लैंग्वेज में भी नज़र आती है। सबसे पहले डिज़ाइन डैशबोर्ड की अगर बात करोगे तो कम्प्लीटली नया डैशबोर्ड है। अगर आपने पुरानी बलेनो देखी है तो उससे बिल्कुल अलग ये नज़र आता है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे वो ऑलमोस्ट एक सिंगल पीस डैश था, यहाँ पे मल्टी लेयर इन्होंने किया है। ये टॉप एक अलग बनाया है, फिर ये ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल हुआ है, फिर ये एक अलग कर्व्स देने की कोशिश की है। दैट मीन्स ओवरऑल वो जो मॉडर्न जनता को कई सारी चीज़ें पसंद आती है, मल्टी लेयर्ड और थोड़ी सी बिजी डिज़ाइंस, मेरे हिसाब से बिजी डिज़ाइंस, बट कई लोगों को वो चीज़ पसंद आती है, तो वो इन्होंने यहाँ पे दी है। पियानो ब्लैक फिनिश का भी बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। ये यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है। अगर आप एसी वेंट्स की सराउंडिंग देखोगे तो वहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश है। जहाँ पे आप हाथ रखते हो, जहाँ पे बटन्स दिए गए हैं ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, वहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश नज़र आता है। उसके अलावा जो 2-3 चीज़ें जो कि आप यूजुअली उम्मीद नहीं करते हो कि एक मास मार्केट एक प्लेयर है जो कि ऐसी सारी चीज़ें दे देगा, उसमें सबसे पहले HUD डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले। अब हेड अप डिस्प्ले बेसिकली क्या होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते वक्त हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हमारा ध्यान बार बार इधर जाता है कि क्या स्पीड चल रही है, कितने RPM पे चल रही है गाड़ी या बाकी चीज़ों की। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हेड अप डिस्प्ले देते हो। यूजुअली काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है। जो इससे पहले सबसे अफोर्डेबल गाड़ी जिसमें मिलता है वो सेल्टॉस है, एंड दैट कॉस्ट्स अबाउट 20-21 लाख। अब ये इस गाड़ी में, इस सेगमेंट में आना, इट इज़ टू मी आई थिंक इट्स पाथ ब्रेकिंग। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया HUD का, उसको दबाएंगे आप तो आपको दिखा देगा कि कौन सी सेटिंग या कौन सा लेआउट आपको पसंद है। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपल डिजिटल स्पीडोमीटर मिल रहा है, फिर फ्यूल एफिशिएंसी क्या है वो आपको एक बार स्टाइल में दिखाता है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट आप इसको रख सकते हो वो ये है, यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिल जाता है और टैकोमीटर भी आपको मिल जाता है, और टाइम जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाता है, और किस गियर में आप हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हमारा ध्यान बार बार नहीं जाएगा, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो काफ़ी काम की चीज़ है। और यहाँ पे अगर आपको पोजीशन चेंज करनी हो, से आपकी हाइट ज़्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से मल्टीपल पोजीशंस आपको दी गई है, जैसे कि ज़्यादा बेहतर व्यू आपको जो भी चीज़ सामने दिख रही है उसका मिले। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इटसेल्फ इसमें भी चेंज हुआ है। हालांकि जो डायल्स वगैरह हैं वो आपको मॉडर्न मारुति सुजुकी कार्स में मिलते हैं, बट कलर कॉम्बिनेशंस काफ़ी अलग किया गया है। इसमें एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ये जो टच स्क्रीन है, इसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस ब्लैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जो कि सिमेट्री एक आपको दिखाता है, जो कि मारुति सुजुकी की कार्स में पहले होता नहीं था। ये एकदम कंप्लीटली ब्लू, क्योंकि नेक्सा ब्लू था तो यहाँ पे ब्लू कर दिया, बट यहाँ पे कुछ और ही चलता रहता था, ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन से प्ले नहीं करते थे, बट दिस टाइम अराउंड दे हैव डन इट, सो दैट वे आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। अब इस पे आते हैं 9 इंच की टच स्क्रीन। इतिहास में पहली बार मारुति सुजुकी की किसी कार में आपको 9 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है, और वो भी इतनी फ्लूइड। मतलब आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम मारुति सुजुकी डिड समथिंग लाइक दिस, कि इतना प्यारा टच स्क्रीन मॉडर्न जनता, क्योंकि उनको तो चाहिए ही चाहिए मॉडर्न जनता को, तो टच स्क्रीन आपको मिल जाता है। और आप इसमें कई चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। बेसिकली इसको उठा के कहीं पे ये हो गया, तो आपको इंटरचेंज करना हो, कुछ और करना हो, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स भी आपको बहुत सारे इस गाड़ी के साथ में मिल जाते हैं। कुछ वॉइस कमांड्स ट्राई करके देखते हैं। हे सुजुकी, Hi, what can I do for you? प्ले रेडियो। Changing source to AM. हे सुजुकी, Hi, प्ले 93.5 FM। tuning to 93.5 FM. That's right। तो मतलब अभी हम लोग इसको एक्सटेंसिवली टेस्ट नहीं कर सकते हैं, मेरा डोमेन नहीं है। अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्फोटेनमेंट मेरा डोमेन नहीं है, बट जो ईज़ ऑफ यूजिंग, जो उसका मतलब जो ईज़ है इसे यूज़ करने में, वो आपको डेफिनेटली फील होता है कि वॉइस कमांड मेरी जो लैंग्वेज है, मेरा जो एक्सेंट है उसमें समझ रही है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स में। बीच में कई प्लेयर्स ने आए और आपको वॉइस कमांड सपोर्ट किए, बट वो मेरी लैंग्वेज नहीं समझते हैं या फिर आपकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। हिंदी कमांड भी सपोर्ट कर लेते हो तो मज़ा आ जाता, क्योंकि मारुति सुजुकी कार्स जो बनाती है वो मास सेगमेंट्स के हिसाब से बनाती है, तो हिंदी कमांड सपोर्ट करने लग जाए फ्यूचर में तो मज़ा आ जाएगा। बट आई थिंक वो इजीली हो सकता है एक OTA अपडेट से। OTA अपडेट से एक और चीज़ हो सकती है, वो ये कि HUD डिस्प्ले जो आपको मिलता है उसके अंदर अभी टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं आता है। मतलब नेविगेशन ऑफकोर्स आपको इंफोटेनमेंट में मिल जाता है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों आपको मिलता है,
एक चीज़ जो मिस करती हुई आपको नज़र आएगी वो है कि वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए, स्पेशली एक प्रीमियम गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन देती है, जो कि एक अच्छी बात है। एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और चीज़ जो मैं थोड़ी सी मिस कर गया, आपको बता दूं कि इंफोटेनमेंट जो है यूनिट है वो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग दिया गया है। जैसे कि बेस वेरिएंट है उसमें आपको मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद में जो ऊपर वाले वेरिएंट्स है उसके अंदर आपको 7 इंच की जो टच स्क्रीन है वो मिलती है। और वो पुराना वाला, मतलब मैं बेस से ऊपर वाला जो वेरिएंट है डेल्टा की अगर बात करूँ, डेल्टा में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है और स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो पुराना वाला था वो वाला मिलता है, मतलब ये नया वाला सेटअप नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद अगर आप जा रहे हो जेटा, तो जेटा में आपको 7 इंच की ही टच स्क्रीन मिलेगी, बट लेआउट ऐसा मिलेगा। तो दो डिफरेंट लेआउट्स के साथ में ये प्ले कर रहे हैं। टॉप एंड वेरिएंट में आपको ऑफकोर्स जो जिसको ये प्रो प्लस बोलते हैं, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस जो भी नाम है भूल जाता हूँ, बट वो आपको दिया गया है। उसमें आपको एडिशनली क्या है, एक तो 9 इंच की टच स्क्रीन आपको मिल गई, उसके साथ में आपको यहाँ पे 360 डिग्री भी मिल जाता है, मतलब ये फीचर जो है 360 डिग्री मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन नजर आने लग जाती है। लेट मी शो यू। क्लैरिटी आई थिंक थोड़ी सी बेटर हो सकती है। एक तो हार्श लाइट है, बट अच्छी चीज़ है कि 360 व्यू आपको मिल जाता है और आपको डिफरेंट एंगल्स देखने हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये एक अच्छा इंक्लूजन है, स्पेशली इन अ मास सेगमेंट कार। अगेन इससे पहले हमने देखा था कि निसान ने भी अपनी मैग्नेट के साथ में किया था 360 डिग्री कैमरा, बट एक हैचबैक में इस सेगमेंट में हम पहली बार देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इसे अलग बनाती है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को, वो है आर्किमिस ट्यून्ड आपको ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब हार्डवेयर जो है वो आर्किमिस का नहीं है, बट आर्किमिस ने सॉफ्टवेयर को ट्यून किया है, जिससे कि ऑडियो एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी अच्छा हो गया है। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन प्ले द म्यूजिक, क्योंकि वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है वीडियो पे, बट जो हमने सुन के देखा है उसके अंदर काफ़ी क्रिस्प आपको ऑडियो सुनाई देता है। और जब हाईएस्ट वॉल्यूम पे भी आप हो तो फट नहीं रहा है। तो वो जो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने से या फिर उसको मैनेज करने से इतना फ़र्क पड़ गया है, प्लस ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ऑडियो का बेहतर हुआ है। और लग रहा है कि जो स्पीकर्स हैं वो भी अलग आपको दिए गए हैं। एक चीज़ जिसकी शिकायत मुझे मारुति सुजुकी से हमेशा से है, मतलब इनकी सभी गाड़ियों में है, वो है इनका एसी यूनिट। कंपेयर करें अगर इसके राइवल से, तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर और जल्दी कूल डाउन करने वाले आपको एसी यूनिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हम गोवा में हैं और काफ़ी ह्यूमिडिटी यहाँ पे रहती है, और अब रेयर एसी वेंट भी आपको मिल गया है। तो रेयर एसी वेंट मिलने से क्या है कि वो और ज़्यादा, मतलब फ्रंट में ही हवा नहीं आ रही, पीछे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आपको और ज़्यादा बेहतर एसी यूनिट चाहिए होती है। क्वालिटी लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी लेवल्स एक्चुअली कई जगह पे ज़्यादा बेहतर लगेंगे। जैसे ये स्टडी है, ये काफ़ी अच्छा है, फिट एंड फिनिश अच्छी लग रही है, मारुति सुजुकी पुरानी कारों से बेहतर लग रही है। हर जगह पे, कई जगह पे लेदरिट का इस्तेमाल हुआ है। जैसे स्टीयरिंग व्हील जो है उसमें आपको लेदरिट का इस्तेमाल नज़र आता है। जहाँ पे आप हाथ रखते हो, जो टच पॉइंट है यहाँ पे भी लेदरिट का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर भी लेदरिट टाइप का इस्तेमाल हुआ है जो आपका सेंटर आर्मरेस्ट है। बट जब हम अभी गाड़ी चला रहे थे तो कोने से एक कर की आवाज़ आ रही थी, बहुत लंबे टाइम तक वो आवाज़ आई। तो हम फिगर आउट कर रहे थे कि किसी चाबी की आवाज़ आ रही है, बॉटल की आवाज़ आ रही है, वो सब हटा के देखा, बट वो वहीं से कोने से आ रही थी, क्योंकि जब डैशबोर्ड को दबाया तब वो थोड़ी ठीक हो गई थी। तो वो हल्के फुल्के जो निगल्स हैं वो अभी भी रह गए हैं, बट ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब इन द वे जो क्वालिटी लेवल्स आपको ऑफर करते हैं। ऑटो डिमिंग IR VM आपको मिल जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि होना ही चाहिए हर गाड़ी में, तो वो एक चीज़ अच्छी है। बाकी आई डोंट थिंक फ्रंट में ज़्यादा कुछ बचा है। एक USB पोर्ट आपको दिया गया है जो टाइप A है। दो बड़े कप होल्डर्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। ये इसके नीचे नाम की जगह है, कुछ पर्चियाँ वर्चियाँ रख लो और कुछ पैसे वैसे रखने हो, वॉलेट रखना हो तो रख सकते हो। बाकी ये ऐसा ही है। अच्छी बात ये है कि ये स्लाइड आगे होता है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठ सकते हो। डैशबोर्ड मुझे सेम ही लग रहा है, कोई चेंज नहीं लग रहा, उतना ही साइज़ का है। और यहाँ की क्वालिटी लग रहा है कि थोड़े से थोड़ी सी बेटर हो सकती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कोर्स आपको मिल जाता है, 360 डिग्री व्यू मिल जाता है सीधे। जैसे मान लीजिए अगर आप गाड़ी चला रहे हो, एक अच्छी चीज़ है, आप अगर गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो और आपको देखना हो कि कुछ आगे पीछे आपकी गाड़ी के ना हो, तो सिंपल एक व्यू का अगर आप बटन दबाओगे तो ये ऐसा एकदम प्रॉपर ऑडी टाइप का एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करता है कि कुछ आगे पीछे है या नहीं है। तो और सराउंड आपको ये व्यू, अगर एंगल अगर आपको चेंज करना हो, यहाँ से देखोगे तो भी ये सेम चीज़ आपको एक सराउंड एक्सपीरियंस देगा। ये कैसे हो रहा है मैं अपने फर्स्ट लुक वीडियो में बता चुका हूँ आपको, लॉन्च वीडियो में बता चुका हूँ कि
4 जगह आपके कैमराज यूज़ किए गए हैं। ORVM के दोनों तरफ आपको कैमराज मिल जाते हैं। फ्रंट में एक कैमरा मिल जाता है जो ग्रिल के ऊपर पोजीशन होता है, लोगों के ऊपर, और एक पीछे पोजीशन होता है, मतलब रियर में पोजीशन। तो 4 कैमराज की मदद से आप ये जो पूरा सराउंड व्यू है वो आपको मिल जाता है। एक चीज़ जिसकी भारी डिमांड है भारतीय जनता के बीच में अगर आप बात करोगे तो वो है सनरूफ की। सेगमेंट में 1-2 गाड़ियाँ हैं जो आपको सनरूफ ऑफर करती हैं, यहाँ पे आपको सनरूफ नहीं मिलता। ऑलराइट, तो अब कुछ और मुख्य चीज़ों की बात कर लेते हैं, जिसमें है सबसे पहले सीटिंग कंफर्ट की अगर आप बात करोगे तो सीट्स एज सच कोई शिकायत नहीं है। बस मेरी पर्सनली ऐसी शिकायत है कि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए सीट, और इस साइड वॉशिंग सपोर्ट में भी आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, फर्म इसे नहीं बनाया गया है। बाकी ड्राइवर सीट की अगर आप बात करोगे तो हाइट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैनुअल एडजस्टमेंट्स ही होते हैं इस पूरे सेगमेंट में। और ज़ीटा जो वेरिएंट है उससे आपको ये मिलता है, मतलब ज़ीटा और अल्फा में आपको ये मिलता है। आपको जो बेस वेरिएंट है उसमें ये सीट एडजस्टमेंट, मतलब हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। आगे पीछे करने वाली जो चीज़ है, जो लीवर है, वो तो ऑफ कोर्स आपको मिलता ही मिलता है। बाकी आई डोंट थिंक एज सच कोई प्रॉब्लम है। विजिबिलिटी वाइज भी आई डोंट थिंक ऐसी कोई खास दिक्कत आपको नज़र आती है। एंड नाउ आई एम इन द बैक सीट, और बैक सीट का एक्सपीरियंस बताने से पहले आपको बता दूं कि ये जो दोनों सीटें हैं वो मेरे कलीग ललित राणा जो हैं, जो कैमरे के पीछे हैं अभी, उनके हिसाब से एडजस्टेड है। 5'11" उनकी हाइट है और बिल्ड भी ठीक ठाक है, मतलब ही इज़ नॉट अ लीन गाय, और उसके हिसाब से एडजस्टेड है। तो मैं, और मेरी हाइट में बता दूं मेरी 5'6" है, तो आराम से मेरे को तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही ऑनेस्टली। मैं तो चौड़ में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आइडियली अगर आप 5'10", 5'11" के भी हैं तो भी 2 5'11" के लोग आगे पीछे बैठ सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी उससे कम है तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। हाँ, दिक्कत एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप बहुत लंबे हैं तो आपको थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिल सकता है, बट ओवरऑल अगर आप 5'6", 5'7", 5'8" तक हैं तो आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और क्या है यहाँ पर भी वो लेदरेट का इस्तेमाल हुआ है और पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल हुआ है, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम से एक्सपीरियंस दे रहा है, मतलब प्रीमियम लुक देने की कोशिश कर रहा है। और ऑफ कोर्स आपको फाइनली बलेनो में रियर एसी वेंट भी मिलता है, जो कि प्रीमियम हैचबैक में आपको मिलना चाहिए। बट एक चीज़ देखोगे, ये जो एसी वेंट का डिज़ाइन है, ऐसा लगता है कि ऑल्टो और ऑल्टो K10 में जो पहले फ्रंट में लगते थे वैसा वाला डिज़ाइन है। और ब्लोअर एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास में, आप इसका डायरेक्शन जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो ब्लोअर या हवा बढ़ाने का अगर बटन दे दिया जाता तो मज़ा आ जाता। उसके अलावा नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो आपको 2 USBs पोर्ट्स दी गई है, एक USB टाइप A है और एक USB टाइप C है। दैट मीन्स अगर आपके पास में टाइप C वाला फ़ोन है तो तब चार्ज कर लीजिए, टाइप A वाला है, पुराना वाला है, तो भी आप यूज़ कर सकते हो। क्या 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं? मेरे हिसाब से 2 अडल्ट तो ईजिली बैठ सकते हैं, बीच में एक बच्चा डेफिनेटली बैठ सकता है। बट हाँ, एक चीज़ जो हमने इस सेगमेंट की कार्स में देखी है वो ये है कि सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। कप होल्डर्स की तो मुझे एक्चुअली ऐसा कोई ज़्यादा खास मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि साइड में बॉटल्स आप रख सकते हो। बट एक सेंटर आर्मरेस्ट हो जाता है तो थोड़ा सा कंफर्ट आपका ऐड हो जाता है, तो कोई फ्यूचर अपडेट में शायद ये लोग लेकर आ जाएं। ऑलराइट, तो अब सबसे मुख्य मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इसे न्यू एज बुला रहे हैं। और न्यू एज के साथ में एक चीज़ जो न्यू एज नहीं हुई है वो है इनका प्लेटफॉर्म। ये वही अभी हार्टेक प्लेटफॉर्म है जो कि हमने मारुति सुजुकी की सभी न्यू एज कार्स में देखा है एक्चुअली। तो प्लेटफॉर्म सेम है, दैट मीन्स बहुत सारी अंडरपिनिंग्स जो हैं वो भी आपको सेम लगेगी। इंजन जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है। 1.2 लीटर आपको जो इंजन मिलता है वो सेम इंजन है, डुअल जेट डुअल VVT ये बोलते हैं। दिस इज स्टिल the most refined 1.2 liter engine that you can buy. Of course, Hyundai बहुत closely compete करती है इनसे, but this is still one of the most refined engines that you can buy in India. जब 1.2 लीटर naturally aspirated engines की बात करते हो, in terms of power भी अगर आप बात करोगे तो 89 bhp की पावर निकालता है और लगभग 113 या 115 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क निकालता है। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के स्टैंडर्ड से पावर भी ये अच्छी खासी निकालता है। किसी भी मोमेंट आपको पावर की कमी फील नहीं होती है। डिलीवरी बहुत ही स्मूथ होती है। राइट फ्रॉम द वर्ड गो आपके पास में पावर है और यू कैन क्लियरली पुश इट टिल 6200 RPM, तो आप इजीली कर सकते हो। इनफैक्ट मैं अभी AGS चला रहा हूँ, तो आपको पहले बता दूँ कि CVT जो पहले आता था, CVT इज़ गॉन। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई न्यू एज CVT आएगा, वो नहीं लाया गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई टॉर्क कन्वर्टर लाया जाएगा, वो नहीं लाया गया है। पुराने वाले अगर आप AGS/AMT सिस्टम से कंपेयर करोगे जो कि मारुति सुजुकी ने यूज़ किए हैं, क्या उससे बेहतर आपको फील होगा? यस, आपको उससे बेहतर फील होगा। ज़्यादा बेहतर पावर डिलीवरी है, लैग को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया। मतलब जो लैग आता है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप AMT के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो
मैनुअल ट्रांसमिशन ही होता है, उसके ऊपर एक किट लगाई जाती है जो कि आपके जो शिफ्ट्स हैं उनको ऑटोमेट कर देता है। इसीलिए आपको 2 पेडल शिफ्ट सिस्टम मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि क्लच नहीं होता है, बट क्लच के ऑपरेशंस आपको नहीं देखने होते हैं, वो ऑटोमेटिक तरीके से हो जाते हैं, इसीलिए आप इसे सेमी ऑटोमेटिक बोल सकते हो। तो क्या वो जो ऑपरेशंस हैं वो बेहतर हुए हैं, क्या पहले से ज़्यादा स्मूथ हुआ है? दैट्स राइट, मुझे पहले से ज़्यादा ये स्मूथ लगा है। और वो जो लैग आता है गियर शिफ्ट्स होने में, क्या वो उसमें भी इंप्रूवमेंट हुए हैं? यस, इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो क्या ये AMTs के स्टैंडर्ड से बेहतर है? क्योंकि AMT की अगर बात करोगे तो Hyundai करता है, मारुति करता है, अब बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी करने, रेनो करता है। तो उनमें से सबसे मैच्योर AMT अभी तक कोई कर पाया है तो मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी इस वाली गाड़ी के साथ में कर पाए हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। हालांकि जब आप थोड़े से चढ़ान वाले रास्तों पे होते हो तो आपको हल्का सा वो लगता है कि इस टाइम पे वो गियर लोअर गियर में आना चाहिए, तो हल्का सा टाइम वहाँ पे लगता है। अब थोड़ा हल्का सा पुश, जैसे अभी चढ़ान वाला रास्ता है, मेरे को हल्का सा एक टाइम के लिए मोमेंटरली वो फील हो रहा है। बट अच्छी बात है, आपको हिल होल्ड दे दिया गया है, वरना पुराने वाले AMTs में क्या होता था कि गाड़ी रोल बैक होती थी, पीछे की तरफ आ जाती थी, पर यहाँ पे हिल होल्ड फीचर दे दिया गया है, तो चढ़ान वाले रास्तों की गाड़ी पीछे की तरफ नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं ये तक बोल सकता हूँ जो इनका 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है वो भी उतना मॉडर्न नहीं है। मुझे अगर उसको चुनना हो और इसको चुनना हो, आई थिंक आई वुड प्रेफर दिस वन, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी देगा और ऑपरेशंस उतने भी, ऐसा नहीं है कि एकदम ड्रास्टिक कोई चेंज आ गया है कि वो टॉर्क कन्वर्टर एकदम बटर स्मूथ है और ये नहीं है। ये भी ठीक ठाक तरीके से चीज़ें मैनेज कर लेता है, ऑल थैंक्स टू द इंजन एज वेल, क्योंकि इंजन इतना प्यारा है और पावर डिलीवरी इतनी प्यारी है, उसकी मदद से ट्रांसमिशन के लैग को अच्छे से मैनेज कर पाए हैं। स्टीयरिंग वेट जो है वो बड़ा है, कई जगह पे सिटी स्पीड्स पे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेट आपको लगता है कई बार, बट ओवरऑल वेट जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और हाई स्पीड्स पे जब आप स्पेशली जाओगे तो आपको वो फील होगा कि जब आप हाई स्पीड्स कर रहे हो तो उस वक्त आप में वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर था, स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो गई है गाड़ी की ओवरऑल, क्योंकि सस्पेंशंस में चेंज किया गया है। अब सस्पेंशन को इतने तमीज़ से इन्होंने ट्यून किया है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ख़राब रास्तों पे जा रहे हो तो पुरानी वाली बलेनो से ज़्यादा बेहतर ही ख़राब रास्तों को हैंडल करती है या बड़े स्पीड ब्रेकर्स को हैंडल करती है, और स्टेबिलिटी भी ओवरऑल जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर मिली है। मतलब ये एक अच्छा मिश्रण अब ये फाइनली ऑफर कर पाए हैं राइड और हैंडलिंग बैलेंस के बीच में। इंजन तो हमेशा से अच्छा था ही। ब्रेक्स की अगर आप बात करोगे तो ब्रेक्स मुझे सेटिस्फाइंग लगे हैं, नॉट टू शार्प, नॉट ओवर प्रोग्रेसिव, एक ठीक बैलेंस वहाँ पर भी इन्होंने अचीव किया है। अगर आप शिफ्ट्स की बात करोगे, अगर आप इसे नॉर्मल ऑटोमेट तरीके से इसे गियर शिफ्ट्स करने देंगे तो एक चीज़ जो आपको इसमें क्लियरली नज़र आएगी कि बहुत जल्दी अप शिफ्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप आराम से चला रहे हो तो जल्दी अप शिफ्ट कर देगा, और उसके पीछे सिंपल लॉजिक ये है, मतलब गियर अप कर देगा, उसके पीछे लॉजिक ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी आप निकाल पाते हो। अभी देखिए, आई एम जस्ट डूइंग अबाउट 75 ऑड, हाँ 75 से भी कम मैं कर रहा हूँ, 60 भी कर रहा हूँ, 5वां गियर ये लगा हुआ है। दैट मीन्स फ्यूल एफिशिएंसी आपकी अच्छी निकाल के दे रहा है। अब आपको फन करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा तमीज़ से टैप कीजिए तो थोड़े से लंबे टाइम के लिए उस गियर को होल्ड करेगा, बट अगेन फिर भी अप शिफ्ट वाली जो इसकी क्वालिटी है वो आपको नज़र आएगी। थोड़े से मज़े अगर आपको लेने हैं तो बेटर है आप इसे मैनुअल में शिफ्ट कीजिए, गियर डाउन कीजिए, पुट इट इन द बेस्ट गियर, और बेस्ट गियर 3rd गियर होता है मोस्टली, और फिर उसके बाद में आप इसे पुश करना शुरू कीजिए। यहाँ पे अब ये होल्ड करेगा गियर को बहुत लंबे टाइम के लिए। आई एम गनिंग इट, ऑलरेडी 4000 RPM हम पहुँच गए हैं, आई एम स्टिल पुशिंग इट, 5000 RPM होल्ड करके रख रहा है। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग फील है कि एक AMT के साथ भी आप वो फन जो है वो कर पा रहे हो, बट वहाँ पे फिर थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी आपकी जो है वो परेशान हो जाती है। तो अगर आप उस माइंडसेट से आ रहे हैं तो आप सिंपली D मोड जो रेगुलर इसका मोड है उसमें चलाइए, मतलब ऑटोमेटेड मोड में चलाइए, और अगर आपको थोड़ा सा फन लेना है तो मैनुअल मोड में चलाइए। और जब फ्यूल एफिशिएंसी की बात छेड़ दी है कि अगर आप इसे ड्राइव मोड में चलाओगे, इसे अपने हिसाब से अप शिफ्ट करने दोगे तो बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी आपको ये निकाल के देगा। मतलब ईजिली आप इससे 15 से 17 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी AC ऑन ठीक ठाक स्पीड्स करते हुए भी निकाल सकते हैं। ये उतना अच्छा इंजन है, मतलब रिफाइनमेंट भी ऑफर कर रहा है, आपको फन भी दे रहा है और फ्यूल एफिशिएंसी भी दे रहा है। ऑलराइट, तो ये है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस मारुति सुजुकी बलेनो के बारे में, जो कि मुझे लगा है कि ओवरऑल
एज अ पैकेज ज़्यादा रिच हुआ है, एज अ पैकेज ज़्यादा कंप्लीट हुआ है। अब एक चीज़ जो हमने बार बार एड्रेस की है, इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश की है, वो है क्रैश वर्दीनेस, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। तो उस पर कॉमेंट मैं नहीं कर सकता, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी लाइक ग्लोबल इनकैप और कोई इंडियन एजेंसी जो इंडिपेंडेंटली भारत इनकैप जैसा बन रहा है, वो उस पर कॉमेंट करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज़ है। बट ओवरऑल एज अ पैकेज आई थिंक ये बेहतर हुई है। कुछ चीज़ों में कमियां रही हैं, जो कि मैंने बताया है कि एजेस की जगह अगर CVT आ जाता, CVT ही कंटिन्यू रहता, कोई मॉडर्न एज CVT आ जाता या टॉक कन्वर्टर आ जाता तो मज़ा आ जाता, तो वहाँ पर कमी रह गई है। तो यही कुछ है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में। आई होप आपके सभी सवालों को मैंने एड्रेस किया है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि एड्रेस नहीं कर पाया हूँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए @India का न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।